इंडिया चाइना लद्दाख बॉर्डर के पास इन दोनों देशों में टेंशन फिर से बढ़ गई है। अभी कुछ दिन पहले उसी बॉर्डर पर चाइनीज आर्मी के साथ मुठभेड़ के दौरान हमारे 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद बॉयकॉट चाइना की लहर हिंदुस्तान में फिर से आ गई। चाइना को बॉयकॉट करने से पहले आज की इस फ्रेश वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना, और क्या इंडिया जैसी कंट्री जो कि काफ़ी एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वो चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ सकती है, या कोई भी देश चाइना को पीछे छोड़ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो मैंने 4 भागों में डिवाइड करी है। पहले हम एक ओवरव्यू करेंगे चाइना के बारे में, कुछ क्विक फैक्ट्स जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे चाइना की पॉलिटिक्स के बारे में कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और कैसे काम करता है। उसके बाद उनकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी की स्टार्ट करी, वो क्या बनाते हैं क्या नहीं। एंड फाइनली कंक्लूजन, और ये कि इंडिया जैसी कंट्री अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। चाइना चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में तो वो सबसे आगे हैं ही, पर इंसान की मैन्युफैक्चरिंग में भी वो सबसे आगे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चाइना, जहाँ तकरीबन 140 करोड़ लोग रहते हैं। अगर हम चाइना की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एज ऑफ 2018 चाइना की पॉपुलेशन में 48.68% महिलाएं हैं और 51.32% पुरुष। चाइना की पॉपुलेशन में यूथ यानी जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच है, उनका नंबर काफ़ी कम है, और इसका बहुत बड़ा रीज़न है 80 के दशक में चाइना द्वारा शुरू करी गई वन चाइल्ड पॉलिसी की योजना, जो कि उन्होंने अपनी रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया था। चाइना की 65% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, और जो एवरेज सैलरी है एक इंसान की चाइना में, उसे अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 73,000 रुपये महीना होगी। पॉवर्टी की बात करें तो चाइना की सिर्फ 1.7% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आती है, जो कि मेरे हिसाब से शायद गलत है। ये नंबर इतना कम तो नहीं हो सकता, और ऐसा क्यों, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अब आ जाते हैं वीडियो के दूसरे भाग में, बात करते हैं चाइना की पॉलिटिक्स के बारे में। चाइना, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का राज है। चाइना में दोस्तों इकलौती यही रूलिंग पार्टी है। वहाँ पर इंडिया की तरह बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जैसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, सिर्फ एक यही पार्टी है जिसकी सबको सुननी है। चाइना में कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता है। दोस्तों 2 तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, और इनमें से कोई एक आइडियोलॉजी को अपनाकर एक देश आगे बढ़ता है और काम करता है। मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा आइडिया देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सीन है। एक तरफ है इंडिया अमेरिका जैसे देश, जहां पर कैपिटलिज्म है, जिसका मतलब यहाँ पर सरकार के साथ प्राइवेट कंपनीज भी काम करती हैं और सब कुछ मिलजुल कर होता है। एक तरह से बोले तो फ्रीडम है हर चीज़ की। और दूसरी तरफ है चाइना जैसी कंट्री, जहाँ पर कम्युनिज्म है, जिसका मतलब कि इस कंट्री में सारा कंट्रोल बोले तो A to Z सब सरकार के हाथ में है। यहाँ कोई भी प्राइवेट कंपनी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्योंकि चाइना में सिर्फ यही एक लौती पॉलिटिकल पार्टी है, तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। ना आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, ना कोई और पॉलिटिकल पार्टी है जो आवाज़ उठाए। आप एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि चाइना में पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, इसीलिए चाइना इतनी प्राइवेट कंट्री है। आप देखो पूरी दुनिया में वो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, लेकिन गूगल, फेसबुक और अन्य दूसरे देशों की कंपनीज वहाँ पर बैन है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि चाइना इतना प्राइवेट क्यों है, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बताया है। बैकग्राउंड स्टोरी खत्म। अब आ जाते हैं वीडियो के तीसरे भाग में कि चाइना दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कैसे बना। दोस्तों 1967 में हुआ था चाइना के अंदर कल्चरल रेवोल्यूशन, जिसकी शुरुआत करी थी माओ जेडोंग ने, जो कि उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर थे। इस कल्चरल रेवोल्यूशन का मेन मकसद था चाइना से कैपिटलिस्टिक इन्फ्लुएंसेस को पूरी तरह से हटाना और 4 पुरानी फॉलोइंग्स को पूरी तरह से खत्म करके एक न्यू शुरुआत करना। इन 4 पुरानी फॉलोइंग्स को 4 ओल्ड्स भी कहा जाता है, जो कि थे ओल्ड कल्चर, ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड हैबिट्स एंड ओल्ड बिलीव्स। ये कल्चरल रेवोल्यूशन बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा, जिसका अंत हुआ था माओ जेडोंग की डेथ के साथ 1976 में। सरल भाषा में समझाऊं तो इस कल्चरल रेवोल्यूशन ने चाइना को एक अलग ही रूप दे दिया था। इट्स लाइक चेंजिंग अ हाउस। उदाहरण के तौर पर
इमेजिन आप एक 3 BHK वाले ओल्ड स्कूल घर में पिछले 50 साल से रह रहे हो, फिर एकदम से आप शिफ्ट हो जाते हो एक नए आलीशान हाईटेक घर में जहां सब कुछ एकदम डिफरेंट होता है। सेम ऐसा ही कुछ हुआ था चाइनीज लोगों के साथ और चाइना में। कल्चरल रेवोल्यूशन ने चाइना को पूरा बदल के रख दिया। उसके बाद आया 80 का दशक। चाइना ने स्टील बनाना स्टार्ट कर दिया। उनका ये मानना था कि स्टील बनेगा तो देश बढ़ेगा, और फिर वो इतना ज़्यादा भारी मात्रा में स्टील बनाने लग गए कि पूछो ही मत। अगर डिमांड है 10 किलो की तो वो बना रहे हैं 200 किलो। जिसके बाद उन्होंने स्टील को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया दूसरे देशों में, और हम ये कह सकते हैं कि ये चाइना की इनिशियल एक्सपोर्टिंग की शुरुआत थी। आने वाले कुछ सालों तक चाइना ने एग्रीकल्चर और स्टील मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी काम किया। सब कुछ एकदम नॉर्मल सा चल रहा था, और फिर एंट्री होती है जियांग जमीन की, जो कि 1993 से लेकर 2003 तक चाइना के प्रेसिडेंट रहे। इन्होंने दोस्तों चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में बहुत योगदान दिया। पावर में आते ही सबसे पहले जियांग ने स्टील मैन्युफैक्चरिंग की भारी मात्रा पर रोक लगाया और कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना चाहिए। चाइना के पास कुछ भी बनाने का रॉ मटेरियल हमेशा से रहा है, लेकिन कमी थी सिर्फ टेक्नोलॉजी और नॉलेज की। चाइना ने इनिशियल स्टार्टिंग में जापान और वेस्टर्न कंट्रीज के प्रोडक्ट्स का क्लोन बनाना स्टार्ट किया, जिन्हें वो अपने देश में बेचते थे, और जो गरीब देश होते थे अफ्रीका वगैरह में उन्हें एक्सपोर्ट करते थे। चाइना की पॉपुलेशन भी उस वक्त बहुत ज़्यादा थी और लोग बाग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। सरवाइव करने के लिए लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, या तो उन्हें खेती करनी है या फिर फैक्ट्री में काम करना है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चाइना की लेबर उस समय इतनी चीप क्यों थी। उसके बाद चाइना ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को पूरी तरह से रीडिज़ाइन करा और दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने एक प्रस्ताव रखा। चाइना ने बोला, आप हमारे देश में आइए, हम आपको रॉ मटेरियल देंगे, जगह देंगे और लेबर देंगे। आप अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आओ और यहाँ काम करो। लेबर थी बहुत ही चीप और टैक्स था ना के बराबर। ऐसे में कोई भी कंपनी क्यों ना चाहे चाइना में काम करना। उन्हें बस वहाँ जाकर चाइनीज़ लोगों को ट्रेनिंग देनी थी, अपना सेटअप बनाना था और अंधा पैसा कमाना था। लेकिन ये जितना देखने में सिंपल है उतना है नहीं। चाइना है दोस्तों बहुत ही शातिर। जहाँ चाइना एक तरफ बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बना रहा था, उनकी टेक्नोलॉजी को समझ रहा था, उन्हें कैसे ऑपरेट किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ वो लोग उन्हीं चीज़ों का क्लोन भी बना रहे थे और जो गरीब देश होते थे उन्हें बेच रहे थे। धीरे धीरे दुनिया के कोनों से कंपनीज चाइना में आने लगी और अपना प्लांट लगाकर मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। और आज हालत ये हो गई कि 2016 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने 46% एक्सपोर्ट करा था उस साल पूरी दुनिया में। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। चाइना की लेबर पहले जैसी चीप नहीं रही। उनकी आने वाली यंग जनरेशन पढ़ लिख कर लेबर और मजदूरी वाला काम नहीं करना चाहती। उन्हें और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में अपना हाथ आजमाना है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक टाइम ऐसा आएगा कि चाइना की लेबर बिल्कुल भी चीप नहीं रहेगी और मैन्युफैक्चरिंग में वो ढीले पड़ने लगेंगे। और ये बात चाइना को आज से 10-12 साल पहले ही पता चल गई थी, जिसके बाद उन्होंने द नेक्स्ट बिग थिंग जो कि है सर्विस इंडस्ट्री, उसमें अपने आप को उतारा। दोस्तों जैसे जैसे दुनिया डिजिटलाइज होती जा रही है, न्यू इंटरनेट यूजर्स दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। ऐसे में सर्विस इंडस्ट्री से बड़ा और कुछ नहीं। आप देख भी सकते हैं कि चाइना इस क्षेत्र में भी कैसे धूम मचा रहा है अभी से। बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करना, खुद ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाना टिकटॉक जैसे, जिनके यूजर्स पूरी दुनिया के कोने कोने से हैं। हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तो घिरे ही हुए थे, लेकिन डिजिटली भी हम उनसे इतना सराउंडेड हैं कि अभी रिसेंटली हमारी सरकार ने तकरीबन 60 चाइनीज एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन किया डाटा ब्रीच के चलते। इस बात ने कोई भी दोहराया नहीं कि चाइना बहुत ही शातिर है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, और इसका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है चाइना की सरकार को। अगर इंडिया जैसी कंट्री, जो कि दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, जहां पर यूथ की मात्रा इतनी ज़्यादा है, जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसे में दोस्तों हमारी सरकार को ऐसी फॉरेन पॉलिसीज़ बनाना चाहिए कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज आकर हमारे देश में काम करें, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें। इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसकी वजह से और भी बहुत सी कंपनीज जो इंडिया में आना चाहती हैं वो इंडिया में नहीं आती। अभी चल रही महामारी की वजह से दोस्तों चाइना को बहुत ही नुकसान हुआ। चाइना से निकल के ये बीमारी पूरी दुनिया भर में फैली, जिसके बाद बहुत सारे देश चाइना से खफा हो गए। बहुत से देश, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना से सारा अपना ऑपरेशन उठाकर वहां से क्विट कर रहे हैं। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारी सरकार को बाहर की कंपनीज के लिए हमारे देश में काम करना बहुत ही सिंपल और इजी बना देना चाहिए, ताकि बहुत सी कंपनीज हमारी कंट्री में आए और काम करें। आपको बताऊं दोस्तों कि जब से ये बीमारी फैली है, जो कंपनीज चाइना से क्विट करके चली गई, उन्होंने वियतनाम के अंदर अपना ऑपरेशन सेटअप करा, और अभी वियतनाम का जो एक्सपोर्ट था वो 40% एकदम से बढ़ गया पिछले कुछ 5-6 महीनों में।
ऐसे में अगर वो कर सकते हैं तो हम भी, लेकिन हमें ज़रूरत है यूनिटी की, हमें ज़रूरत है हमारी सरकार की सपोर्ट की। सो गाइज, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मुझे नीचे कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपना व्यू ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह पर। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।